बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय शैथिल वक्र क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ करके ही इसकी तैयारी करें, ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे आपको एक एक बात इसमें बताई जाए। तो शुरू करते हैं कि शैथिल वक्र क्या होता है। तो शैथिल वक्र का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम लौ चुंबकीय पदार्थ, कोई भी लौ चुंबकीय पदार्थ लेना, एक ध्यान रखना कि जो शैथिल वक्र हमेशा लौ चुंबकीय पदार्थ का ही खींचा जाता है, बाकी जो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय का इसका ये शैथिल वक्र नहीं होता है। तो इसको कैसे खींचना है, तो खींचने के लिए देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि जो किसी अगर लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना है, ठीक है ना, तो चुंबकित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे तो ये हमको पता है कि लौ चुंबकीय पदार्थ में जो डोमेन होते हैं वो सब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सब अव्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण का जो नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, अर्थात उसमें कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो आप अगर ज़्यादा से अगर आपको क्लियर करना है तो आप ये इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लें, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व गुण कैसे उत्पन्न होता है और उसका वायु चुंबकीय क्षेत्र में उसका व्यवहार कैसा होता है, ठीक है। तो ये मान करके चल रहे हैं, आपको पता है कि जितने भी लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो सब, उनमें सब क्या बने होते हैं, डोमेन। और डोमेन में होते हैं परमाणु, और परमाणु सब इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उस डोमेन में कि सबकी जो चुंबकीय अक्षें हैं वो सब एक दिशा में हो, ठीक है ना। लेकिन सभी, ये तो एक डोमेन की बात हो, एक डोमेन जितने परमाणु होते हैं सबकी अक्ष एक दिशा में होती है, लेकिन चूंकि डोमेन ऐसे अव्यवस्थित होते हैं उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और धीरे धीरे उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी डोमेन होते हैं सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं, जिसके कारण उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो ग्राफ हम लोग खींचने जा रहे हैं वो ग्राफ खींचेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मतलब यहाँ पर यह है कि एच का मान, एच का मतलब ये हम लोग पढ़ चुके हैं टर्म। एच का मतलब होता है, वैसे तो एच का जनरली हम लोग जो परिभाषा पढ़ी था उन्होंने बताया था कि एच का जो मतलब है वो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ठीक है ना। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मतलब यहाँ पर है कि जो जिस क्षेत्र में या जिस चुंबकीय क्षेत्र में लौ चुंबकीय पदार्थ को रखना है चुंबकित करने के लिए, उस क्षेत्र की तीव्रता जितनी होती है उसको हम लोग कहते हैं चुंबकन क्षेत्र, और उसकी जो तीव्रता होती है उसको कहा जाता है चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहें, ठीक है ना, और या फिर चुंबकीय तीव्रता कहें, एक ही मतलब है उसका। क्लियर हुई कि नहीं, यानी चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उस पदार्थ को चुंबकित करना है, ठीक है ना, उसका जो मान होता है वो होता है एच, यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय तीव्रता भी कह देते हैं, ठीक है ना। और रखने से कितना उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, वो होता है चुंबकन तीव्रता। हमारा ये चुंबकन तीव्रता क्या होता है, उसमें कितना लौ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया, जैसे संरेखित होंगे वैसे चुंबकत्व गुण आएगा, तो कितना चुंबकित हो गया है वो उसकी तीव्रता कहलाती है चुंबकन तीव्रता। तो जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है चुंबकित करने में वैसे बढ़ाते हैं तो चुंबकन तीव्रता का मान भी बढ़ता है। इसको नाप करके हम एक ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ को कहा जाता है शैथिल वक्र कहते हैं। समझ आ रहा है शैथिल वक्र का मतलब क्या हुआ, आप जरा इसको समझ लें। इसकी परिभाषा तो हमने लिख रखी है, इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। हमने लिखा है किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता H के साथ खींचा गया ग्राफ
क्षैतिज वक्र कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हिस्टेरिसिस कर्व। अब कैसे खींचना है तो जरा ध्यान दो, हम क्योंकि किसको वैरी किसको कर रहे हैं, हम किसको बदल रहे हैं, चुंबकन क्षेत्र को, यानी उस चुंबकीय क्षेत्र को चेंज कर रहे हैं जिसमें रख करके लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना है। तो जिसको बदलते हैं अपने, जो अपने हाथ में होता है, जिसके कंट्रोलिंग अपने हाथ में होती है, उसको रखते हैं हमेशा एक्स अक्ष में। तो एक्स अक्ष में किसको रखेंगे, एच। एक्स अक्ष में एच को रखेंगे और वाई अक्ष में रखा जाएगा आई को। एच को वैरी करेंगे और आई को देखेंगे कितना चेंज हो गया। अब इसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए ध्यान दो जरा, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें, जैसे अगर हम थीटा से पहले देख लीजिए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया गया ये हम लोग जानते हैं। धारावाही प्रणालिका सबको पता है, इसमें तार लपेटे जाते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक रिहोस्टेट, ठीक है, और एक लगा देते हैं कुंजी लगा दिए, ये रिहोस्टेट लगा दिया धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए, और ये बैटरी लगा दी। धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, B बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट एन आई, फॉर्मूला पढ़ाया ना हम लोगों ने, जहां पर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता n है, एकांक लंबाई फेरों की संख्या I है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम धारा के मान को बदल करके बदल सकते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है वही हमारा है, क्या है, चुंबकन क्षेत्र। समझ आ रहा है कि जो H का जो मान है वही यहाँ पर, जो यहाँ पर B का जो मान दिख रहा है वही H का मान है। बस अंतर यह है कि जो H वहां पर यह है जो उस पदार्थ को चुंबकित करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे मान लो पूरा चुंबकीय क्षेत्र तो पूरा इतना उत्पन्न हुआ म्यू नॉट एन आई, उसमें हमने इसके अंदर ये हमने लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो भाग यूज हो रहा है वो है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी H। समझ आ रहा है। और अगर B का मान बदलेगा तो H का मान भी बदलेगा। समझ रहे हैं। और B का मान कैसे बदलता है, धारा के बदलने से बदलता है। अगर धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। समझ रहे हैं। तो अगर हमने एक चुंबकीय पदार्थ रख दिया इसके अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ, और लौह चुंबकीय पदार्थ रख करके इसको धारा को प्रवाहित करना शुरू करें, ठीक है ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि धारा इसमें शून्य है। पहले क्या मान लिया हमने, धारा इसकी शून्य है। तो जब शून्य धारा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और जब कोई चुंबकीय क्षेत्र जब नहीं होगा तो इसमें कोई जो चुंबकन तीव्रता है वो भी नहीं होगी, कोई चुंबकित पदार्थ नहीं होगा इसमें, सब अव्यवस्थित, इसके जो डोमेन होंगे सब अव्यवस्थित होंगे, यानी उसमें कोई चुंबकन तीव्रता नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब कह सकते हैं अगर I का मान अगर 0 है तो H का मान भी 0 होगा, कोई तीव्रता नहीं होगी। भाई अगर I का मान 0 अगर है तो B का मान 0 होगा, जो चुंबकीय उत्पन्न हो रहा है। B का मान अगर 0 है तो H का मान भी 0 होगा, यानी उसको चुंबकित करने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र यूज हो रहा है उसका मान भी 0 आएगा। धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो उसमें I का मान भी 0 आएगा, यानी कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर H 0 है तो I भी 0 आएगा, यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से। H भी 0 और I भी 0, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे, रिहोस्टेट की सहायता से धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो होगा क्या, इसमें चुंबकत्व का गुण आने लगेगा, नहीं उसकी जो चुंबकन तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। समझ रहा है। धीरे धीरे बढ़ने लगता मतलब क्या है, उसके जो अव्यवस्थित जो डोमेन थे, जिनकी अक्षें अव्यवस्थित थी, वो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित होने लगते हैं, यानी वो चुंबकित होने लगता है, ठीक है ना। यानी चुंबकन तीव्रता जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे H का मान बढ़ेगा, H का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। और समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ किस तरीके से जाएगा, बढ़ता है लेकिन एकदम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता, इस चीज का ध्यान देना है।
मतलब एक तो ये ध्यान देना है एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, यानी समानुपात में नहीं बढ़ता है कि जैसे से एच बढ़ाएगा आई का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि एच का मान बढ़ाने से आई का मान बढ़ता है, धीरे धीरे संरेखित होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए सीधी रेखा न होकर के एक वक्र रेखा हमको प्राप्त होती है। ठीक है ना। अगर धारा का मान बढ़ाते चले जाए तो एच का मान बढ़ता चला जाएगा, एच का मान बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो चुंबकन जो तीव्रता है वो बढ़ना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, इसका चुंबकन क्षेत्र बढ़ रहा है, और चुंबकन क्षेत्र जब बढ़ेगा तो उसमें संरेखित होने वाले जो संख्या है डोमेनों की वो बढ़ेगी और एक समय ऐसा आ जाए कि जितने डोमेन है वो सब चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर चुंबकन क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसमें कोई चुंबकन तीव्रता नहीं बढ़ेगी, यानी वो अवस्था कहलाती है संतृप्त अवस्था। वो यहाँ पर आ जाती है, ग्राफ एकदम कह सकते हैं कि समांतर हो जाता है ऐसे। भाई जैसे तीव्रता का एच का मान बढ़ाएंगे वैसे आई का मान बढ़ेगा, लेकिन एक समय बाद क्या होगा, आई का मान नियत हो जाएगा। ठीक है ना। मान लो यहाँ से बढ़ना बंद हो गया, उसके बाद ये समांतर हो जाएगा। अगर आप इसके एच तो बढ़ेगा लेकिन आई नहीं बढ़ेगा, ये अवस्था क्या कहलाती है, संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। इस संतृप्त अवस्था मान लो हम मूल बिंदु को नाम दे देते हैं ओ है, तो इसका नाम दे देते हैं ई, यानी ओ से ए तक एच का मान बढ़ने से आई का मान बढ़ता है और ए पर पहुंचने पर एक संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है जहां पर आई का बढ़ना बंद हो जाता है, यानी सभी डोमेन जो है वो सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया अधिकतम धारा की हमने, फिर क्या कर रहे हैं हम इसको, तो ये कहा जाए कि पदार्थ हमारा कैसा हो गया है, चुंबकित हो गया। ठीक है ना। पूरी तरीके से चुंबकित हो गया है। उसके बाद आप धारा को धीरे धीरे कम करना शुरू करें, यानी विचुंबकित करना स्टार्ट करें। ठीक है ना। ये तो हो गया मैग्नेटाइज किया हमने, उसके बाद डिमैग्नेटाइज यानी विचुंबकित करना है। तो क्या करना पड़ेगा, धारा के मान को धीरे धीरे फिर घटाना शुरू करें इस रियोस्टेट की सहायता से। ठीक है ना। जब धारा के मान को घटाएंगे तो जब आई का मान घटेगा तो एच का मान घटेगा, एच का मान घटेगा तो आई का मान भी घटेगा, यानी चुंबकन क्षेत्र का मान घटेगा तो जो संरेखित हो गए थे जो डोमेन की अक्षें वो सब क्या होंगे, धीरे धीरे वो सब अव्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अव्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे और जब हम एच का मान शून्य कर देंगे, एच का मान शून्य कर देंगे तो आई का मान भी शून्य हो जाना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि जब एच का मान शून्य कर देते हैं तो उस जिद्दी जो डोमेन होते हैं वो संरेखित अगर हो गए हैं तो वो फिर अव्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी दूसरी दिशाओं में नहीं अव्यवस्थित होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रह जाते हैं परमानेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल उसी में वापस नहीं लौटेगा। जैसे जैसे एच का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो एच का मान कम होगा, एच का मान कम होगा तो आई का मान कम होगा, लेकिन उसी मार्ग से वापस नहीं आएगा। उसका मार्ग कुछ इस ऐसा बनता है, ऐसे वापस आएगा। यानी यहाँ पर ध्यान दो, इस जगह ये बी पॉइंट पर ध्यान दो कि देखिए यहाँ पर एच का मान तो शून्य हो गया है, एच तो शून्य है यहाँ पर, और इतना जो मान है ओ बी, इतना उस पर चुंबकत्व का गुण मौजूद है, उतनी चुंबकन तीव्रता है उस पर। ठीक है ना। इसका मतलब एच का मान शून्य होने पर एक धारा को बिल्कुल शून्य कर दिया, यानी इसको हमने क्या किया, इसका जो चुंबकन क्षेत्र है वो बिल्कुल शून्य कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इसमें चुंबकन तीव्रता मौजूद रह जाती है, यानी चुंबकत्व का गुण उसमें बचा रह जाता है, वो शून्य नहीं होता है। ठीक है ना। ये जो इतना जो हिस्सा है ग्राफ में ये कहलाता है उसकी धारणशीलता, उस पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे अभी और उसकी परिभाषा भी लिखवा देंगे आपको, नोट्स पूरे कंप्लीट करवा देंगे, इसको समझ लीजिए पहले। तो इसका मतलब क्या हमने किया कि एच का मान शून्य कर दिया तो आई का मान शून्य नहीं होगा। इसका मतलब है उसमें कुछ ऐसे डोमेन होते हैं जिनकी अक्षें वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रह जाती हैं, यानी वो अव्यवस्थित नहीं होती, जिससे कहा उसमें कुछ चुंबकत्व का गुण बचा रहता है। तो जो बचा रहता है उसी को कहा जाता है कि चुंबकत्व का गुण उसमें चुंबकत्व गुण उसने धारण कर लिया है, इसलिए उसको कहते हैं उसकी उस पदार्थ की धारणशीलता। उस ग्राफ में ओ बी द्वारा दिखेगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तक तुमने इसका मान शून्य कर दिया, अब कहा जाएगा जरा इसको एकदम, ये इसका मतलब क्या है कि चुंबकत्व का गुण मौजूद है, चुंबकन जो तीव्रता है वो शून्य नहीं है। फिर क्या करें हम, अब धारा की पोलैरिटी बदलें, यानी हमको शून्य करना चाहते हैं ये, तो
शून्य का कब होगा, जब हम पोलैरिटी बदल दें इसमें, ऐसे धारा की दिशा उल्टा कर दें। धारा दिशा उल्टा कर देंगे तो जो चुंबकन जो क्षेत्र है उसकी दिशा उल्टा हो जाएगी। धारा से उल्टा कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा उल्टा हो गई। जो उल्टा हो जाएगी तो क्या होगा, अब एच का मान माइनस में चलेगा। पहले प्लस में लिया था हमने, एच का मान अब माइनस में चलेगा। जब माइनस में चलेगा तो क्या होगा, तब आई का मान फिर घटना और स्टार्ट होगा। यानी जब हम उसको उल्टी दिशा में जब चुंबकन क्षेत्र लगाएंगे तब उसके जो संरेखित जो डोमेन थे वो फिर अव्यवस्थित होना स्टार्ट होंगे, और स्टार्ट होकर के जब हम इतना जब लगा देते हैं, यानी इस दिशा में, इसको नाम दे सकते हैं ओसी। ओसी जब माइनस एच लगा देंगे, ठीक है ना, यानी ओसी का मान कितना होगा, माइनस तो एच होगा। यानी जो उल्टी दिशा में जो चुंबकन क्षेत्र लगाया गया है उतना जब मान लगा देंगे तो यहाँ पर आई का मान शून्य हो जाएगा। हमारा इसका मतलब है कि उसको विचुंबकित करने के लिए, पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए कितना उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र लगाया गया है वो कहलाती है उसकी निग्राहिता कहते हैं। यानी चुंबकन के गुण को बिल्कुल शून्य करने के लिए जो विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र लगाया जाए वो कहलाती है उस पदार्थ की निग्राहिता। तो निग्राहिता कितनी हो जाएगी, OA, ठीक है ना। विपरीत दिशा में धारा का मान हमने इतना लगाया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया शून्य। उसके बाद फिर धारा के मान को और बढ़ाएं, तो और जब बढ़ाएंगे तो चुंबकन क्षेत्र का जो चुंबकीय जो तीव्रता है वो विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है। यानी वो जो संरेखित पहले अगर चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, पहले चुंबकीय क्षेत्र सपोज हमने ऐसे लगाया था, एच का मान इस दिशा में था, एच का मान पहले किस दिशा में था, एस दिशा में था, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, इस दिशा में कर दिया थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। जब इसको बढ़ा देंगे तो अब क्या होंगे, पहले सब जो इतनी अच्छे थी इसकी डोमेन की सब इस दिशा में संरेखित हो गई थी, ठीक है ना। कुछ जिद्दी जो डोमेन थे वो इसी दिशा में बने रहे थे इसका मान शून्य करने के बाद भी, लेकिन जब हमने विपरीत दिशा में लगाया तो इन पर जो बल लगा थे घूम करके अव्यवस्थित हो गए, ठीक है ना। अव्यवस्थित किसमें हो गए, OC, जब हमने उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र लगाया तब। उसके बाद हमने और जब बढ़ाना शुरू किया ये सब क्या हो गए, अव्यवस्थित हो गए, इस तरीके से कहा जाए। फिर हमने और जब आई का मान जब बढ़ाएंगे तो एच का मान और बढ़ेगा, लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ेगा क्योंकि हमने पोलैरिटी बदल दी है। तो क्या होगा, ये सब अच्छे क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फिर ये धीरे धीरे संरेखित होने लगेंगी। तो संरेखित होने इसका मतलब विपरीत दिशा में जो चुंबकन तीव्रता है वो बढ़ने लगती है, यानी इस प्रकार से वो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे समझना। और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो विपरीत दिशा में मैक्सिमम चुंबकित हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम चुंबकित हो जाएगी। अभी एच का मान अगर बढ़ाएं हम विपरीत दिशा में तो फिर आई का मान नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ये भी कहलाती है संतृप्त अवस्था कहते हैं, यानी परमाणु विपरीत दिशा में पूर्णतया चुंबकित हो गया, यानी सभी जो डोमेन की अच्छी है सब उस दूसरी दिशा वाले चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बिंदु भी हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त अवस्था वाला बिंदु है। तो A, B, C और इसको नाम ले देते हैं। फिर क्या होगा, फिर हमने ये धारा H का मान तो सबसे मैक्सिमम हो गया, तो धारा का मान सबसे ज्यादा हो गया, H का मान भी सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद भी धारा को धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे तो I का मान भी कम होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा, कुछ यहाँ पर इस स्थिति में मामला पहुंच जाएगा। हमारा जब यहाँ पर पहुंचा इसका मतलब क्या है कि इतना जो चुंबकीय क्षेत्र है, एच का मान तो शून्य कर दिया हमने घटा करके, धारा का मान शून्य कर दिया, एच का मान शून्य हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी भी चुंबकन क्षेत्र जो तीव्रता है वो शून्य नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट कहलाते हैं ये कहलाते हैं, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की पहली वाली जो स्थिति थी उस दिशा में धारणशीलता थी, ये दूसरी दिशा में धारणशीलता हो गई, यानी ये इतना चुंबकीय क्षेत्र बचा रहा फिर, ठीक है ना। उसके बाद फिर और हम धारा के मान को फिर उसी दिशा में फिर बढ़ाने लगे जिस दिशा में पहले लगाया था। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से चल करके यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, ठीक है। और जब उसको और बढ़ाते जाएंगे तो ये घूम करके फिर वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ।
ऐसा ग्राफ हमको दिखाई पड़ता है, यानी पहले ओ से ए में जाएगा, स्टार्टिंग ओ से होती है, ओ से फिर ए में जाएगा, ए से फिर बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से बी में जाएगा, डी से इसका नाम डी से ई में और ई से एफ में जाते हुए फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो ये जो पूरा जो ग्राफ दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय शिथिल वक्र। बात समझ में आ गई? तो परिभाषा तो आपकी जो हमने लिखवाई कि एच और आई के बीच जो ग्राफ खींचा गया उसको हम लोग शिथिल वक्र कहते हैं, लेकिन उसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है जिससे पता चल जाए कि निग्राहिता कहाँ है, धाराशीलता कहाँ है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से तो कोई पता चल रहा है ये ए और डी ये तो संतृप्त अवस्थाएं हैं, मैक्सिमम चुंबकन क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। उसके आगे चाहे जितना चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए, चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए, चुंबकीय जो तीव्रता है, ये जो चुंबकन तीव्रता है उसका मान नहीं बढ़ता है, यानी आई का मान नहीं बढ़ता है, तो ये कहलाती है संतृप्त अवस्था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एच का मान घटाते हैं वैसे वैसे आई का मान घटता है, लेकिन शून्य नहीं होता है। एच का मान शून्य होने पर आई का मान कुछ बचा रहता है, उसी बचे रहने वाले मान को कहा जाता है उस पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उल्टा करके फिर हम बढ़ाना शुरू करेंगे, तो एक निश्चित एच के मान पर आई का मान शून्य हो जाता है, तो ये कहलाती है उसकी निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता का मतलब हो गया कि एच का वो उत्क्रम मान, यानी विपरीत दिशा में जो मान है, ऋणात्मक जो मान है, वो मान जो जिसमें आई का मान शून्य हो जाता है, यानी उसमें चुंबकत्व बल बिल्कुल एकदम जीरो हो जाता है, तो उसे कहा जाता है निग्राहिता कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये हिस्सा का जिसका ज्यादा होगा उसको विचुंबित करने में उतना ही ज्यादा निगेटिव चुंबकन क्षेत्र हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हम इसका कह सकते हैं कि स्थायी चुंबक अगर बनाना है, एक बार चुंबक बना दिया गया जल्दी चुंबकत्व गुण समाप्त ना हो, तो इसका मतलब क्या है, इसके ये जो निग्राहिता है उसकी बहुत उच्च होनी चाहिए, तभी वो स्थायी चुंबक की तरह काम करेगा। नहीं तो अगर कहीं से गर्म कर दिया जाए या कहीं से उसको पीट दिया जाए, तो अगर ऊर्जा अगर बाहर से मिलेगी तो वो सब अव्यवस्थित हो जाएंगे जल्दी से और उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा, यानी जो डोमेन होते हैं सब अव्यवस्थित हो जाएंगे उसमें पा करके। अगर ये निग्राहिता का मान अगर कम है तो, ठीक है ना, इसलिए निग्राहिता उच्च होनी चाहिए। तो जिन पदार्थों को निग्राहिता उच्च होती है उन्हीं के हम स्थायी चुंबक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे स्थायी चुंबक के और क्या गुण होने चाहिए, सब हम आज के वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये निग्राहिता और ये हिस्सा जो होता है वो भी ये धारणशीलता कहलाता है, ठीक है ना। ये भी धारणशीलता है बी से डी तक का, लेकिन ये विपरीत दिशा में चुंबकित होने की धारणशीलता है, ठीक है ना। और फिर जैसे कम करेंगे तो यहाँ पर फिर ये उसी दिशा में जैसा पहले लगाया गया था, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान फिर यहाँ पर फिर शून्य हो जाता है, चुंबकत्व तीव्रता शून्य हो जाती है और फिर लौट करके ए पर आ जाता है। तो ये पूरा पहले तो ओ से ए तक क्या हुआ, चुंबकित हुआ, फिर ए से बी तक क्या हुआ, ए से सी तक भी चुंबकित हो गया, फिर सी से डी तक फिर चुंबकित हुआ, फिर डी से एफ तक भी चुंबकित हुआ, ठीक है ना, और फिर चुंबकित हो गया। तो चुंबकन और विचुंबकन के बीच में ये क्रिया चलती रहती है, और ये जो ग्राफ जो खींचा गया इसी को हम लोग कहते हैं शिथिल वक्र कहते हैं। अब क्लियर हो गई। अब जो परिभाषाएं हैं कि धारणशीलता क्या होती है और निग्राहिता क्या होती है, ठीक है ना, और शिथिल जो ह्रास है यानी ऊर्जा का ह्रास भी हो जाता है इसमें। क्यों, कैसे, हमने भाई यहाँ पर चुंबकित करने के लिए हमने बाहर से ऊर्जा दी यानी करंट को प्रोवाइड किया, तो क्या चुंबकित हो गया, चुंबकित होकर के भी हमने विचुंबकित करना चाहा तो विचुंबकित किया, तो हमने ऊर्जा हमको जो प्राप्त हुई वो पूरी पुनः प्राप्त होगी। जितनी ऊर्जा चुंबकित करने में दी गई है वो पूरी प्राप्त नहीं हुई विचुंबकित करने में, तो जो ऊर्जा का जो ह्रास हो रहा है उसी को कहा जाता है शिथिल ह्रास कहते हैं। जो ऊर्जा की हानि हो रही है चुंबकित करने के बाद विचुंबकित करने में, उसको वो जो ऊर्जा में हानि है उसी को कहते हैं हम लोग शिथिल ह्रास कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये जो लूप दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ ए, इसको कहा जाता है शिथिल लूप कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं वक्र ए बी सी डी ई एफ और ए,
को शैथिल्य लूप कहते, ये शैथिल्य लूप, ठीक है। और इस जो इसका एरिया, जो लूप का जो एरिया जितना ज्यादा होता है उसमें शैथिल्य लाश उतना ही अधिक होता है, यानी चुंबकित और विचुंबकित होने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ का चयन करते हैं जहाँ कहीं विचुंबकन और चुंबकित होना है, जैसे ट्रांसफार्मर की क्रोड है बनाना है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की क्रोड, ट्रांसफार्मर जो कि हमेशा एसी में काम करते हैं और एसी में करंट की डायरेक्शन लगातार बदलती है, तो पदार्थ चुंबकित और विचुंबकित होता रहता है, ठीक है ना। तो जब ट्रांसफार्मर जो क्रोड बनाई जाती है वो ऐसे पदार्थ की बनाते हैं जिसका जो ये जो शैथिल्य जो लूप का जो क्षेत्रफल है वो कम हो, जिससे ऊर्जा का जो लॉस है वो ना होने पाए, ठीक है ना। अगर ऊर्जा का लॉस होगा तो काफी ऊर्जा तो केवल ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। तो ये प्रयास करते हैं कि जो जहाँ पर चुंबकन और विचुंबकन होना है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे कहाँ पर होता है। तो विचुंबकन और चुंबकन जहाँ होता है वहां पर हम ऐसे पदार्थ का, ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ का चयन करते हैं जिसका जो शैथिल्य लूप का जो क्षेत्रफल है वो कम हो, ठीक है ना। और तो इस क्षेत्रफल को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें शैथिल्य जो ह्रास है, यानी जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, वो किसमें ज्यादा किसमें कम है। एरिया जिसका ज्यादा होगा उसमें शैथिल्य जो ह्रास है वो अधिक होता है, और जिसका एरिया कम होता है उसमें शैथिल्य जो ह्रास है वो कम होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी परिभाषाएं लिखवा देते हैं कि धारणशीलता और निग्राहिता और शैथिल्य ह्रास ये क्या होते हैं, इसको नोट कर लें। तो धारणशीलता की परिभाषा हम लिख सकते हैं जो हमने बताया, अभी उस तरीके से आप भाषा बना सकते हैं इसकी। किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है जो चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर, यानी H का मान अगर शून्य कर दिया जाए तो भी पदार्थ में बचा रहता है। समझ आ रहा है? यानी धारणशीलता मतलब क्या है कि अगर H का मान शून्य कर दिया जाए तो भी जितना चुंबकत्व का मान बचा रहता है वो कहलाता है उस पदार्थ की धारणशीलता। समझ आ रहा है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग रिटेंटिविटी। तो क्या परिभाषा लिखी हम लोगों ने? हमने बहुत अच्छी परिभाषा इसको लिखी है, आप इसको समझ करके याद कर लेंगे। किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है जो चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है, यानी अवशिष्ट जो चुंबकत्व होता है उसी को हम लोग कहते हैं धारणशीलता। जो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं वो भी द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है ना। निग्राहिता की परिभाषा, निग्राहिता मतलब उसको चुंबकत्व जो बचा हुआ जो चुंबकत्व है, जो इतना ओबी जो बचा हुआ उसको शून्य करना है। तो शून्य करने के लिए हमने उत्क्रम यानी विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र लगाया। तो चुंबकन क्षेत्र लगाने में कितना चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ा उस आई को शून्य करने में, वो कहलाती है निग्राहिता। तो क्या परिभाषा, तो क्या लिख सकते हैं इसकी? किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम, उत्क्रम मतलब विपरीत दिशा में, उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र की माप है जो पदार्थ के अवशिष्ट यानी बचे हुए चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए चाहिए। तो ग्राफ में जो ओसी जो दिख रहा है ग्राफ में हिस्सा, वो निग्राहिता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और एक शैथिल्य क्या होता है? चुंबकीय शैथिल्य। ये क्या होता है? चुंबकीय शैथिल्य का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे हम H के मान को कम करते हैं, भाई बढ़ा रहे हैं तो I का मान बढ़ रहा है, जब कम करते हैं H का मान तो ये जो I है वो उसके साथ नहीं कम होता है, कम तो होता है लेकिन साथ नहीं कम होता, उसके पीछे रहता है हमेशा। भाई जब H का देखिए, जब ने H का मान जब कम करना शुरू किया तो ये OB द्वारा प्रदर्शित है ग्राफ में। H का मान कम करते जाएं तो H का मान शून्य हो गया लेकिन I शून्य नहीं हो पाया, इसका मतलब ये पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो I का जो पीछे रहना ये कहलाता है शैथिल्य। परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी? चुंबकन क्षेत्र के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I का चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H
से पिछड़ा रहना ये चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। समझ आ रहा है? इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये, इनको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शैथिल्य ह्रास क्या होता है, और फिर अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, नर्म लोहा और स्टील, उसके ये जो शैथिल्य ग्राफ है, इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसका एक साथ बना करके फिर देखें क्या अंतर है दोनों में, नर्म लोहे के शैथिल्य ग्राफ में और स्टील वाले। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो शैथिल्य ह्रास की परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने में दी गई ऊर्जा उसके चुंबकन से प्राप्त होने ऊर्जा से अधिक होती है। ऊर्जा की इस हानि को शैथिल्य ह्रास कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे हमने चुंबकित करने में ऊर्जा दी बाहर से, ठीक है ना, हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, उसको चुंबकीय उत्पन्न किया, तो चुंबकीय उत्पन्न करने में जो ऊर्जा दी गई, जब उसको विचुंबकित किया हमने, भाई जब चुंबकित किया धारा देने से तो ऊर्जा देनी पड़ी हमको, फिर उसको विचुंबकित किया तो ऊर्जा हमको कुछ कम प्राप्त होती है वापस। तो जितनी कम प्राप्त होती है इसका ऊर्जा में हानि हो जाती है, तो जो हानि जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं शैथिल्य ह्रास। उसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने में दी गई ऊर्जा उसके विचुंबकन से प्राप्त होने ऊर्जा से अधिक होती है। यानी चुंबकित करने ऊर्जा दी जाती है वो ज्यादा होती है, और जो विचुंबकन से यानी डीमैग्नेटाइज करने से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो कम होती है। ठीक है ना, इसलिए ऊर्जा में हानि हो जाता है। चुंबकित और विचुंबकित करने में जो ऊर्जा में हानि होती है उसी को कहते हैं हम लोग शैथिल्य हानि। बहुत सही भाषा इसकी बनाई है, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। और जो शैथिल्य ह्रास है वो डिपेंड किस पर करता है, इस लूप के क्षेत्रफल पर। कि जो लूप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसमें शैथिल्य ह्रास उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे हमने दो यहाँ पर बनाए हैं, स्टील का एक शैथिल्य लूप बनाया है और एक नर्म लोहे का बनाया है। तो आप देखो ये जो स्टील वाला है देखो चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, स्टील वाले का जो क्षेत्रफल है वो कम है। ठीक है, तो जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसमें शैथिल्य हानि भी कम होती है। ठीक है ना, शैथिल्य जो ह्रास है ऊर्जा के रूप में वो बहुत कम होता है अगर क्षेत्रफल कम है, अगर अधिक है तो अधिक होता है क्षेत्रफल। तो शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसमें ऊर्जा हानि शैथिल्य ह्रास उतना ही अधिक होता है। ठीक है ना, अब ये तो बात हो गई शैथिल्य ह्रास की परिभाषा एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। उसके बाद अब हम करेंगे कि नर्म लोहे और स्टील के शैथिल्य वक्र की तुलना जरा करो। हमने पिछले ग्राफ में दोनों वक्र बना रखे हैं, एक नर्म लोहे के लिए बना है, ये वाला जो पतला वाला दिख रहा है, और एक स्टील का बना है। ठीक है ना, अब जब तुलना करने से देखो पता क्या चल रहा है कि हमने दोनों की धारणशीलता जरा देखो, धारणशीलता देखिए इसकी जो नर्म लोहे धारणशीलता कितनी है, OB गैस है, ये बहुत ज्यादा मान है, और इसकी स्टील कितनी है, OB है। तो ये जो OB है इसका मान बहुत कम है, और OB गैस का मान जो नर्म लोहे के लिए है धारणशीलता वो बहुत अधिक है। ग्राफ से पता चल रहा है कि नर्म लोहे की धारणशीलता स्टील की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, यानी जैसे चुंबकीय से रखते हैं ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाता है। ठीक है ना, और दूसरी इसकी निग्राह्यता देखिए, जो स्टील की निग्राह्यता है OC है, ये मान ज्यादा है, और जो नर्म लोहे की है वो OC डैश है। इसका मतलब है कि स्टील की जो निग्राह्यता है वो अधिक है नर्म लोहे की अपेक्षा। ठीक है, नर्म लोहे की जो निग्राह्यता की अपेक्षा स्टील की अधिक होती है। नर्म लोहे की निग्राह्यता स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। बात समझ रहे हैं? तो 1 मिनट गलत हो गया है, इसमें सही कर लो। नर्म लोहे की निग्राह्यता स्टील की अपेक्षा कम होती है, अधिक नहीं होती है। गलत हो गया इसलिए सही कर लें इसको, सॉरी इसके लिए। अपेक्षा कम होती, देखिए इसमें ग्राफ दिख रहा है स्टील के लिए जो निग्राह्यता का मान OC है ये मान ज्यादा है, और नर्म लोहे की OC डैश है ये मान कम है।
नर्म लोहे की जो निग्राहिता होती है वो स्टील की अपेक्षा कम होती है, समझ रहे हैं। और यही कारण है कि स्टील के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। कि अगर इसका मतलब निग्राहिता मतलब क्या होता है, चुंबकत्व को धारण कर लिया है तो जल्दी से खत्म नहीं होता है। उसको खत्म करने के लिए हमको ज्यादा उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसकी निग्राहिता अधिक होती है। अगला है नर्म लोहे की चुंबकशीलता स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है इसकी नर्म लोहे की। इसका मतलब तो ग्राफ से देखने से पता चलना है। इधर देखो इसका मतलब क्या है। हम म्यू बराबर जानते हैं B/H होता है। B का मतलब लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, H ये जो दिख रहा है इसमें B कितना, सॉरी B लगाएगा नहीं, ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ये H है जो यहाँ पर I को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में, और H है ये जो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र चुंबकित करने के लिए। तो इसका मतलब एक निश्चित मान के लिए देखो जरा, H का मान अगर नियत कर दिया जाए तो दोनों ग्राफ देखो, मान ली सपोज हमने यहाँ पर नियत कर दिया H का मान दोनों ग्राफ में। H का मान जरा देखो तो देखो यहाँ चुंबकत्व का मान यहाँ पर देखो, यहाँ पर I का मान क्या है, कम है, और यहाँ पर देखो इस I का मान है नर्म लोहे के लिए, स्टील के लिए I का मान इतना ही है केवल, और नर्म लोहे के लिए कितना है, बहुत ज्यादा है। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर H को नियत मान लिया जाए, तो सभी दोनों ग्राफों के H के नियत मान के लिए H का मान जो होता है वो नर्म लोहे के लिए अधिक होता है। भाई यहाँ H का मान इसमें तो नर्म लोहे के लिए कितना मान है, बहुत ज्यादा है, ये मान देखा जाएगा I का, ठीक है ना। जो B का मान है वही यहाँ पर I का काम कर रहा है, और इसके लिए देखेंगे तो बहुत कम है। तो इसका मतलब है, तभी कहते हैं हम लोग नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। उसको नोट कर लें, फिर उसके बाद और निष्कर्ष निकले उसको भी हम लोग लिखेंगे। नोट कर लीजिए पहले। तो अगर चौथे नंबर का गुण है चुंबकन तथा विचुंबकन के समय नर्म लोहे में होने वाली शैथिल्य हानि स्टील की अपेक्षा कम होती है। हमने बताया कि शैथिल्य हानि डिपेंड किस पर करती है, क्षेत्रफल पर। तो जरा देखो नर्म लोहे का जो क्षेत्रफल है इस शैथिल्य लूप का वो कम है, पतला है ये वक्र, और स्टील वाला ये मोटा है, इसका क्षेत्रफल अधिक है। इसका जिसमें क्षेत्रफल अधिक होता है उसमें जो शैथिल्य हानि है वो अधिक होती है, ठीक है ना। इसका नर्म लोहे में जो शैथिल्य हानि का मान है वो स्टील की अपेक्षा कम होती है। समझ आ गया। ये इसके बाद दूसरे पांचवा क्या निष्कर्ष निकलता है तुलना करने से, कि जो लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति का जो सूत्र हम लोग जानते हैं, यानी चुंबक के धारण करने की क्षमता का M इक्वल टू होता है I/H। जब लोग पढ़ चुके हैं ना, तो I/H इसमें भी एक नियत मान के लिए, H के नियत मान के लिए I का मान नर्म लोहे के लिए अधिक होता है। I का मान देखो तो ग्राफ से दिख रहा है कि H का मान नियत कर देंगे तो I का मान अधिक है स्टील की अपेक्षा। जब I का मान अधिक होगा तो I का मान भी अधिक हो जाएगा। इसलिए नर्म लोहे के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है। तो एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ था, नर्म लोहे और स्टील के लिए जो शैथिल्य जो वक्र बनाया गया उसकी तुलना से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है ना। उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्थायी चुंबक के क्या गुण होने चाहिए और किस पदार्थ के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, और अस्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको स्थायी चुंबक के क्या गुण होने चाहिए। ये देखिए, पहला जो गुण होना चाहिए स्थायी चुंबक के पदार्थ की निग्राहिता उच्च होनी चाहिए। निग्राहिता उच्च होने से फायदा क्या मिलेगा कि अगर ये चुंबकित हो गया है, स्थायी चुंबक मतलब क्या, एक बार चुंबकित हो जाए तो उसका चुंबकत्व गुण समाप्त ना हो, और निग्राहिता अगर उच्च होगी तो उसको चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए उसमें उतना ही ज्यादा उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा, यानी आसानी से वो विचुंबकित नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए उसकी निग्राहिता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए स्थायी चुंबक अगर बनाना है। और दूसरा, उस पदार्थ की धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए। अगर धारणशीलता अगर उच्च अगर होगी तो वो उतना ही ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न करेगा, यानी प्रबल चुंबक बनेगा वो, ठीक है ना। धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, लेकिन ये देखते हैं कि ये दोनों गुण स्टील में नहीं पाए जाते हैं। स्टील में केवल उच्च निग्राहिता वाला गुण पाया जाता है, जबकि धारणशीलता जो है वो नर्म लोहे की अधिक होती है। लेकिन वो नर्म लोहे की अधिक तो होती है धारणशीलता, लेकिन धारणशीलता ये माने नहीं रखता है कि भाई उन्होंने चुंबकित किया तो तेजी से चुंबकित तो हो गया, बहुत ज्यादा चुंबक बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया उसमें, लेकिन वो थोड़ी देर बाद किसी उसमें विक्षोभ के कारण या उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र के कारण उसका चुंबक वो समाप्त हो गया। अगर निग्राहिता उसकी चूंकि कम होती है नर्म लोहे की, तो निग्राहिता कम होने के कारण उसका चुंबक बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो फिर स्थायी चुंबक कहाँ रहा हो, ठीक है ना। तो स्थायी चुंबक के लिए ये ध्यान रखना है कि धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए। ऐसे बता दो सुनो, जिसकी धारणशीलता उच्च हो, लेकिन साथ में मेन जरूरी चीज है उसमें निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो ये बात को धारणशीलता भी निम्न होनी चाहिए। अगर कंपेयर करने से निष्कर्ष निकला ना कि नर्म लोहे और स्टील के जब कंपेयर किया गया तो उसमें निकला कि नर्म लोहे की जो धारणशीलता है वो उच्च होती है, ठीक है ना, और स्टील की कम होती है। तो ये कह दिया जाता है कि स्टील के जो चुंबक बनाए जाते हैं तो स्टील की जो धारणशीलता, स्थायी चुंबक की धारणशीलता वो निम्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। धारणशीलता उच्च होनी चाहिए तभी तो प्रबल चुंबक बनेगा वो, ठीक है ना। लेकिन नर्म लोहे की धारणशीलता उच्च होती है, लेकिन निग्राहिता उसकी कम होती है। मेन बस प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि निग्राहिता कम होने से उसका चुंबक तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसका स्थायी चुंबक कहाँ बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों गुण, निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए। इसी कारण से जो स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं, और आजकल जो चुंबक बनाए जा रहे हैं वो एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। इसको हम लोग एल्निको कहते हैं। एल्निको यानी एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट का मिश्रण होता है, इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। और अस्थायी चुंबक के क्या गुण होने चाहिए, यानी विद्युत चुंबक के भी वही गुण होने चाहिए जो अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित करें तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, धारा प्रवाहित करना बंद कर दें, चुंबकत्व समाप्त हो जाए, ठीक है ना। यानी जिसका विचुंबकन आसानी से हो, उन पदार्थों को चुना जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में, ठीक है ना। तो क्या गुण होने चाहिए, अस्थायी चुंबक के पदार्थ की निग्राहिता कम होनी चाहिए, यानी जल्दी से वो विचुंबकित हो जाए। समझ आ रहा है। निग्राहिता कम होने मतलब क्या, वो बहुत जल्दी से भी चुंबकित हो जाएगा। उसमें बहुत कम अगर उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र लगाएंगे तो भी वो विचुंबकित हो जाता है। तो निग्राहिता कम होनी चाहिए। दूसरा, पदार्थ की शैथिल्य हानि निम्न होनी चाहिए। शैथिल्य हानि निम्न होने से मतलब यह है कि जब विचुंबकन और चुंबकन जब होता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है, ऊर्जा की जो हानि है वो बहुत अधिक होती है। तो उस हानि को बचाना है, तो इसका मतलब ऐसे पदार्थ को चुनो जिसका जो लूप है, शैथिल्य लूप, वो पतला, जो पतला होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा हानि कम होगी। तो इसलिए ऐसे पदार्थ को चुनना है जिसकी शैथिल्य हानि निम्न हो, यानी विचुंबकन और चुंबकन के समय जो ऊर्जा का ह्रास जो हो रहा है वो कम होना चाहिए, ठीक है। पदार्थ उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उसमें जब चुंबकन क्षेत्र जब परिवर्तित करते हैं विचुंबकित करने के लिए, ठीक है ना, तो अगर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध अगर होगा तो उसमें भावर धाराएं कम उत्पन्न हो, ठीक है ना। भावर धाराएं कम उत्पन्न होंगी तो उसमें ऊर्जा का ह्रास भी कम होगा। इस गुणों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर या डायनमो या टेलीफोन के जो तनपुट के क्रोड, तनपुट के, यहाँ पर लिख लीजिए, इस जगह आना चाहिए, तनपुट के क्रोड नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, है ना। नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, इसमें चुंबकन विचुंबन बहुत शीघ्रता से होता है, और शीघ्रता से होने के कारण इसमें ये गुण पाए जाते हैं नर्म लोहे में, ठीक है ना। नर्म लोहे के इसी कारण से बनाए जाते हैं ताकि उसमें चुंबकन और विचुंबकन आसानी से हो सके, उसमें ऊर्जा का लॉस भी कम हो। इस कारण से नर्म लोहे के बनाया जाता है। तनपुट का मतलब टेलीफोन के डायाफ्राम जो होते हैं वो कहते हैं तनपुट, ये हिंदी शब्द है, डायाफ्राम कहते हैं उसको। तो ये तो हो गए स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के
महत्वपूर्ण। एक लास्ट टॉपिक बचा है तो काफी पूछा भी गया एग्जाम में, तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्यूरी का नियम क्या और क्यूरी ताप क्या होता है, ठीक है। तो इससे ये आपको टॉपिक तैयार कर लेना, इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हैं और आते रहते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं जबकि ट्रांसफार्मर की कोट नर्म लोहे की बनाई जाती है। तो आप ये रीजन लिख सकते हैं कि स्थायी चुंबक स्टील किसलिए बनाए जाते हैं, उसकी उच्च निग्राहिता होती है, ठीक है ना। और नर्म लोहे के बनाए जाते हैं ट्रांसफार्मर को इसलिए कि उसकी निम्न निग्राहिता होती है, ठीक है ना, वो आसानी से भी चुंबकित हो जाता है। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं और ये गुण भी आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। क्यूरी का नियम ये कहता है, ये प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकला है कि अगर हम चुंबकन जो तीव्रता होती है पदार्थ की, चुंबकन तीव्रता यानी कितना चुंबकित हो गया है, वो डिपेंड किस पर करता है, चुंबकीय तीव्रता पर, यानी कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। एच क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यानी उसको चुंबकित करने के लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है वो कहलाता है चुंबकीय तीव्रता, ठीक है ना, या चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं उसको, एच को। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्यादा लगाया जाएगा तो चुंबकन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, यानी एच का मान अगर ज्यादा होगा तो आई का मान भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर आई का मान कम होता है। ये निष्कर्ष निकला है, तो उसी को क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसी आधार पर जो निष्कर्ष निकला है वो लिख दिया है। क्या लिख दिया है, इस नियम के अनुसार चुंबकीय पदार्थ, अन्य चुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है, टेम्परेचर पर जो प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है वो निर्भर नहीं करता। ये हम लोग प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिचुंबकत्व जो होता है वो पदार्थ के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन जो अनचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी जो चुंबकन जो तीव्रता है वो घटती है। समझ रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती, यानी चुंबकन क्षेत्र का मान अगर बढ़ाएंगे तो I का मान बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती है, तथा परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो चुंबकन तीव्रता है वो कम हो जाती है। तो कारण देखो, कारण तो हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो परमाणु को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और परमाणु चुंबकित है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो गए हैं। जब ऊर्जा मिल जाएगी तो सब इधर उधर फिर अव्यवस्थित हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे तो वहां चुंबकित होने लगता है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो अचुंबकित हो जाता है पदार्थ। बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो प्रतिचुंबकत्व में भी कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो चुंबकन जो तीव्रता है वो घटती है। तो ये क्यूरी ने निष्कर्ष निकाला। इसका अलावा उसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या ले सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी, एच के अनुक्रमानुपाती और टी के व्युत्क्रमानुपाती है कौन, आई। तो इसको जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, एक बराबर और एक कांस्टेंट लगाते हैं सी। इस सी का नाम दिया गया है क्यूरी नियतांक कहते हैं, एच अपॉन टी, जहां सी क्यूरी नियतांक, जहां सी क्यूरी नियतांक, ठीक है ना। अब जरा एक परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, इस नियम को एक दूसरे रूप में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि चूंकि जो पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम जिसको कहते हैं वो किसके बराबर होता है, ये हमको पता है ना। कायम इसको क्या होता है, आई अपॉन एच, आई अपॉन एच, कायम का मान होता है। यहां से जरा हम आई अपॉन एच का मान इसको समीकरण डाल लीजिए, तो इस वाले समीकरण इसको डाल लीजिए 2 नंबर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से
I/H का मान समीकरण 1 में रखने पर, या इसको थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी इस तरीके से कर सकते हैं। जरा देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ से हम I का मान निकाल लो तो I स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, H का IM सकते ना, इसको क्वेश्चन नंबर डाल लो 2 नंबर, आपको वैल्यू आसान हो जाएगा रखना। समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने, 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, H का M इक्वल टू CH/T। H कैंसिल हो जाएगा, का M बराबर हो सकता है C/T, या इसको हम लोग कह सकते हैं का M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल T है। ठीक है ना, C तो कांस्टेंट था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात इसका रूप क्या बदल हो सकता है इस नियम का, अर्थात किसी या अनचुंबकीय, अर्थात अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, यानी चुंबकत्व के धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्यूरी का नियम है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व का जो गुण है वो कम होता है। इसमें अनुचुंबकीय भी होता है और लौह चुंबकीय भी होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय में इस टेम्परेचर का चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं क्यूरी ताप क्या होता है। नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। क्यूरी ताप का मतलब है, देखिए जैसा हमने बताया कि क्यूरी के नियम के अनुसार निष्कर्ष निकला कि चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, यानी उसका चुंबकत्व का गुण कम होता है। तो अगर लौह चुंबकत्व की बात करें, लौह चुंबकत्व पदार्थ है उसको चुंबकित किया गया है और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, उसका चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है पदार्थ, अणुचुंबकत्व, यानी अणुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम वैसे भी जानते हैं कि अगर कोई भी चुंबक है, स्थायी चुंबक, उसको अगर बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर चुंबकत्व क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, तो क्यूरी जो ताप होता है उसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, क्यूरी ताप, यानी इसको कहते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर यानी कह सकते हैं, हमने क्या कहा, लौह चुंबकत्व पदार्थ ले पहले उसको गर्म करें, गर्म करके अगर वो अणुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है तो जिस ताप पर ये घटना होती है उसे कहा जाता है क्यूरी ताप। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि क्यूरी ताप की भाषा क्या लिख सकते हैं, देखो कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ, वो ताप जिसके ऊपर, वो ताप जिसके इस प्रकार से, जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ
चुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप कहलाता है। वो ताप जिसके ऊपर और जिसके नीचे तो लौ चुंबकीय पदार्थ रहता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व समाप्त होगा, तो लौ चुंबकत्व गुण अगर है उसमें तो क्या होगा, तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनचुंबकत्व वाले गुण में। और जब गर्म करेंगे तो वो प्रतिचुंबकत्व वाले गुण में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर हटा लेते हैं वो पुनः फिर लौ चुंबकत्व हो जाता है, वो समझ आ रहा है। तो इसका वो ताप जिसके ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। या दूसरी बात हम कह सकते हैं कि वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौ चुंबकीय रहता है, उसके ऊपर अनचुंबकीय पदार्थ हो जाता है, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप। ये अलग अलग लौ चुंबकीय पदार्थों के अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें लोहे के लिए क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे के लिए यानी लोहे को जब गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व गुण समाप्त होगा, ठीक है ना। निकिल के लिए क्यूरी ताप कितना होता है, ये बहुत कम होता है, 358 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोबाल्ट के लिए ये सबसे ज्यादा होता है। कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप होता है, ये इसका मान है 1121 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अलग अलग ताप होते हैं पदार्थों के, जिसका क्यूरी ताप जितना ज्यादा होता है उसको अनचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट करने को उतना ही ज्यादा उसको गर्म करना पड़ता है। नहीं उसको कह सकते हैं उसके चुंबकत्व को समाप्त करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। इसका क्यूरी ताप कुछ होता है, समझ आ गई। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि आज से ये जो 5वां जो लेसन था हमारा था चुंबकत्व तथा द्रव्य, ये भी समाप्त हो जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।